उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी का न्यूज नेशन न्यूज स्टेट पर हार्दिक अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं। सरकार दावा कर रही है 4 साल चहुमुखी विकास का, लेकिन जनता तक वो विकास की गूंज पहुंची है। विपक्ष कह रहा है कि रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, साबित कीजिए इस चहुमुखी विकास को। तो आज न्यूज नेशन न्यूज स्टेट अपनी इस कॉन्क्लेव के जरिए दिन भर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों के मार्फत और साथ ही खुद मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे इस कॉन्क्लेव में, जो पेश करेंगे अपना रिपोर्ट कार्ड और साल 2022 में कैसे विरोधियों पर 21 पड़ना है, इसके लिए क्या तैयारियां हैं, कौन से ऐसे काम हैं, उस पर भी लेखा जोखा हमारे दर्शकों के सामने और हमारी ऑडियंस के सामने पेश करने जा रहे हैं। तो लगातार न्यूज नेशन पर आप दिन भर देखिए हमारी ये विशेष कॉन्क्लेव। सबसे पहले हमारे साथ चर्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मिनिस्टर, IT, इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्टर जो हैं, कई पदभार संभाल रहे हैं, दिनेश शर्मा जी मौजूद हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। दिनेश जी, आपने एक हैशटैग दिया था, हैशटैग दमदार सरकार, योगी सरकार, कामदार सरकार, योगी सरकार। तो अब हैशटैग तो चल दिया, डिजिटल वर्ल्ड में ट्रेंड भी खूब हो गया, लेकिन अगर मैं कहूं कि जनता के बीच उस हैशटैग को थोड़ा एलैबोरेट कीजिए और बताइए 4 साल में ऐसे कौन से काम हैं 5 जिनको आप जनता के बीच लेकर जाएं कि एक बार फिर से मौका दे आपको। देखिए, योगी सरकार 4 साल अभी पूरे होने को कुछ दिन बाकी हैं। इन 4 सालों में जो यात्रा पूरी करी है, विकास की यात्रा, मैं समझता हूँ कि भारत के इतिहास में खासतौर से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये विगत 40-45 वर्षों में भी या आज़ादी के बाद से भी जो विकास की अवरुद्ध जो बाधाएं थीं वो दूर हुई और उत्तर प्रदेश में चहुमुखी विकास हुआ। चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में रहा हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में रहा हो, चाहे विद्युत के क्षेत्र में रहा हो, चाहे किसानों के खाद्यान्न खरीद के संदर्भ में रहा हो, उत्पादन के क्षेत्र में रहा हो, हर तरफ अगर आप देखो तो एक डेवलपमेंट प्रोसेस जो बाधित था पहले से, वो काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ा है। और उत्तर प्रदेश में आते ही योगी जी ने जो सबसे बड़ा काम किया कि 86 लाख के आसपास जो है 36,000 करोड़ रुपया 46 लाख किसानों के ऋण की माफ़ी का काम किया। उसके बाद जो इन्वेस्टर्स मीट की 4,68,000 करोड़ रुपए का जब MOU साइन हुआ तो विपक्ष के कुछ लोग हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न करने लगे और व्यंग करने लगे जी। लेकिन आज वही है कि आज 3 लाख करोड़ से ऊपर के जो प्रोजेक्ट्स है वो धरातल पर उतर आए लगे और कई लाख लोग, मैं कहूँ 35 लाख के आसपास लोगों को अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार मिला। और ये जो ये क्रम था वो यही नहीं रुका। आप नोएडा चले जाएं, इलेक्ट्रॉनिक हब के रूप में वो विकसित हो गया। और नोएडा में अगर जाएं तो IT के क्षेत्र में भारतवर्ष का सबसे बड़ा आज अगर मोबाइल का प्रोडक्शन पूरे भारतवर्ष में जितना होता है तो अकेले उत्तर प्रदेश उसका लगभग 75 से 80% उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आज चीन से तमाम उद्योग निकल के बाहर गए कोरोना के संक्रमण के दौरान, उनमें से तमाम उद्योग भारतवर्ष आए और भारतवर्ष में भी उत्तर प्रदेश में आए। क्यों आए? क्योंकि यहाँ पर शुचिता थी, पारदर्शिता थी, अपराधों पर नियंत्रण था और एक ईमानदार सरकार काम कर रही थी। इससे आकर्षित होकर उदाहरण के तौर पे अभी कुछ दिन पहले 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, जो इक्विपमेंट, मोबाइल का इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, चाइना से आई और यहाँ पर लगाया। अभी डाटा सेंटर हमारा भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर हमारे उत्तर प्रदेश में लग गया, उसका हम लोगों ने इनॉग्रेशन किया। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, तमाम मोबाइल की बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे वहाँ आके उन्होंने काम शुरू किया, इंक्यूबेटर्स लगे, स्टार्टअप के तमाम जगह पर हमने उसको प्रारंभ किया। तो यानी आप कह रहे हैं कि आपने काम भी किया है और रोजगार भी दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया है और ये रोजगार क्या जनता के बीच तक पहुंचा है, उसको आप 2022 में जनता आपको कसौटी पर परखेगी। विपक्ष अपने आरोप लगा रहा है, लेकिन रिपोर्ट कार्ड यहाँ पर दिनेश शर्मा जी ने सरकार का यहाँ पर रखने की कोशिश की है। दिनेश शर्मा जी, क्योंकि आप उच्च शिक्षा, IT, इलेक्ट्रॉनिक कई पदभार जो हैं वो देखते हैं और कोरोना काल में और उत्तर प्रदेश के लिए अगर मैं कहूं तो यकीनन शिक्षा एक बड़ी चुनौती थी। उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को लोग संशय की नज़र से, सवालों की नज़र से देखते थे और आपने हाल फिलहाल में ये बयान दिया कि उत्तर प्रदेश के लिए शिक्षा के लिहाज से ये स्वर्णिम काल है। कैसे? देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, देश और विदेश के पत्र पत्रिकाओं में लिखा है कि भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश में शैक्षिक क्रांति
ये शब्द का इजाद मैंने नहीं किया है, और उसके पीछे कारण ये दिया कि आज लगभग 250 से ऊपर 248 के आसपास जो माध्यमिक विद्यालय हैं, नए माध्यमिक विद्यालय उत्तर प्रदेश में मात्र 4 साल में बने। 248 मैं इसलिए कह रहा हूं कि 48 कुल बने थे 15 वर्षों में, कुल उत्तर प्रदेश में बने थे। 205 के आसपास हमने बनाए थे अभी, और कुछ और इस साल नहीं बन रहे। 248 के आसपास हमारे कुल हो जाएंगे इस साल का अगर हम मिला लेंगे। और 15 सालों में जो विपक्ष की सरकारें रहीं उनमें कुल 48 विद्यालय माध्यमिक में बने। आज हम 79 महाविद्यालय 4 वर्षों में राजकीय के, गवर्नमेंट के जो है हायर एजुकेशन में बना चुके हैं। आज 3 विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय हमारे बनना प्रारंभ हो गए हैं, अलीगढ़ में, सहारनपुर में और आजमगढ़ में। आज अगर देखें तो निजी विद्यालयों के क्षेत्र में हम तमाम निजी विश्वविद्यालय के हम जो है आशय पत्र निर्गत कर चुके हैं, और वो अंतिम क्षण में वो हैं कि वो कब प्रारंभ हो जाए। दिनेश जी, आपने निजी विश्वविद्यालयों का, निजी हायर एजुकेशन का खुद ही जिक्र किया है, तो विपक्ष का एक आरोप जो है वो लगता है कि इतनी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी और जिस तरह से अपकमिंग इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं योगी सरकार में शिक्षा क्या निजीकरण की तरफ ज्यादा बढ़ रही है? ये आरोप आपके विपक्षी लगा रहे हैं, तो उस पर भी सफाई हम चाहेंगे। उनको शायद जानकारी का अभाव होगा जो लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो शिक्षा निजी क्षेत्रों में पहले से है। हमारे वहाँ राजकीय विद्यालय जितने हैं वो मात्र होंगे राजकीय विद्यालय। अगर हम माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो हमारे पास होंगे 17 से 19% के आसपास। बाकी 80% जो विद्यालय हैं वो निजी क्षेत्र के हैं, पहले से हैं। हमारे समय से नहीं, पहले से हैं। तो निजी क्षेत्र का जो वित्तविहीन विद्यालय हैं वही आज शिक्षा के अधिकांश क्षेत्रों में पठन पाठन की प्रक्रिया को संचालित कर रहे हैं। हमारे एडेड विद्यालय भी हैं और राजकीय विद्यालय भी हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। वित्तविहीन की संख्या ज्यादा है जिनको आप निजी का नाम दे रहे हैं। तो निजी जो शिक्षा के क्षेत्र में आप विदेशों में जाइए तो निजी क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम हुआ है, भारतवर्ष में बहुत अच्छा काम हुआ है। हमारे निजी कई जो विश्वविद्यालय हैं उनमें लगभग 18 देशों के, एक विश्वविद्यालय में नाम नहीं ले रहा हूँ निजी क्षेत्र का, नोएडा में लगा है, 18 देशों के लोग उसमें पढ़ने के लिए आते हैं। तो अगर हमारे वहाँ हम आयुष विद्यालय खोल रहे हैं, हम विधि विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, हम स्पोर्ट विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, कृषि विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, हम विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग विश्वविद्यालयों की स्थापना उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं। तो इसका सीधा प्रभाव यह है कि उत्तर प्रदेश अब एक एजुकेशनल हब के रूप में काम करेगा। हमारे मेडिकल कॉलेज 12 मेडिकल कॉलेज थे पहले, आज हमारे 30 से ऊपर मेडिकल कॉलेज काम करना शुरू कर दिए। हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन जाए इसकी कल्पना लेकर आगे चल रहे हैं, उसका हमने प्रावधान किया है। हमारे 2 एम्स आज अमेठी और गोरखपुर में काम करने लगे हैं। तो ये गति है उत्तर प्रदेश सरकार की जो इतनी तेजी गति से बढ़ी कि लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में तेजी से काम हो रहा है, तो आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी बन रहा है। आज गंगा एक्सप्रेसवे की जमीनें ली जा चुकी हैं, तो आज डिफेंस कॉरिडोर में लगभग 10 से 15 लाख लोगों को रोजगार मिलने की व्यवस्था हो गई है। कई हजार करोड़ रुपए का डिफेंस कॉरिडोर में इन्वेस्टमेंट हुआ है। कह रहे हैं सरकार और निजी स्तर पे, दोनों स्तर पे काम करके आप शिक्षा का स्तर जो है उत्तर प्रदेश में उसे एक हब के तौर पर डेवलप कर रहे हैं, क्रांति लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये क्रांति तब तक मुमकिन नहीं है दिनेश जी जब तक हम डिजिटल क्रांति ना लाएं एजुकेशन में। और कोरोना काल में हमने ये जरूरत महसूस भी की है, उसमें कुछ कमियां, कुछ लूपहोल्स भी निकल कर आए, खासतौर से प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन की अगर बात करें तो क्या आपको लगता है कि अभी और रिवैम्प्स की जरूरत है और उस दिशा में कैसे काम होगा? देखिए, 2 हमारे पास हायर एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन है। हायर एजुकेशन के बारे में मैं पहले बताऊं तो हमने जो कॉमन कैरिकुलर है कि हमारे पाठ्यक्रम में 70% सारे विश्वविद्यालयों में एक सा पाठ्यक्रम हो, 30% विश्वविद्यालय को स्वायत्ता हो कि वो अपना पाठ्यक्रम का निर्धारण करें। ये नई शिक्षा नीति के तहत हम सब में लागू कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने एमफिल की जो कोर्स था उसको हमने समाप्त कर दिया। हमने ऑनलाइन टीचिंग पे इतना जोर दिया कि हमारे कंटेंट्स, डिजिटल लाइब्रेरी हमने कोरोना संक्रमण काल में हायर एजुकेशन के इस पे हमने उसको इस्टेब्लिश किया। 79,000 एक रिकॉर्ड है भारतवर्ष का कि हमने 79,000 कंटेंट्स जो अच्छे लेक्चर्स के लेक्चर थे, उनके वीडियो थे, उनके ऑडियो थे, उनको हमने यूट्यूब पे अपलोड किया, अपने डिजिटल लाइब्रेरी पे अपलोड किया। अभी ऑस्ट्रेलिया के राजदूत आए थे कि हम शिक्षा के संबंध में उत्तर प्रदेश से हम कुछ टाई अप करें।
आप जानते हो भारतवर्ष में 6 विश्वविद्यालय जो टॉप के 100 विश्वविद्यालय हैं उसमें 6 ऑस्ट्रेलिया के हैं और ऑस्ट्रेलिया के 6 विश्वविद्यालयों की ग्रेडिंग बहुत बड़ी है। उनके राजदूत का सीधे से कहना था कि आप अपनी जो डिजिटल लाइब्रेरी है वो उसका टाई अप हमारे उन विश्वविद्यालयों के साथ में करिए, जिससे आपके ई कंटेंट जो आपके लेक्चर्स हैं उनको वो उनका लाभ ऑस्ट्रेलिया के लोग उठा सकें। ये दूसरे लोग कर रहे हैं। अभी आईआईटी खड़गपुर ने हमारे साथ एमओयू साइन किया है। भारत की जो डिजिटल लाइब्रेरी है उसने हमारे साथ एमओयू साइन किया है। आज मध्य प्रदेश के और तमाम दूसरे प्रदेशों के लोग उत्तर प्रदेश आए हैं कि हमने शिक्षा के परिवर्तन कैसे किया इसका अध्ययन कर रहे हैं। उनकी टीमें रोज काम करने कई दिन रह के यहाँ पे गई हैं।